हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और आज इस वीडियो में हम अपने सेकंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दो पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स होते क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कवर अप कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और जल्दी से अपना रिविजन कंप्लीट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, होता क्या है प्रिंसिपल्स। तो देखो, ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, जो कि एक बिजनेस को, जो कि एक मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, काम करने में। ठीक है, वो क्या है प्रिंसिपल्स। अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो हिंदी में मतलब होता है सिद्धांत। ओके, आपने सुना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ये सिद्धांत हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस हैं जो कि आपको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये कभी भी प्रिंसिपल्स आपको किसी प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। ओके, प्रिंसिपल्स बस आपको बताते हैं कि अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, वो क्या है हमारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बुक में हमारे पास क्या लिखा है। तो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, ब्रॉड गाइडलाइंस है, जो कि एक मैनेजर को, जो कि एक बिजनेस को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, एक्शन करने में। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कुछ डिफरेंसेस समझने हैं। डिफरेंस क्या है, सबसे पहला आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपने साइंस पढ़ी है, 10th तक हम सबने साइंस पढ़ी हुई है। तो साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मैनेजरियल प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आता है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि आप उनको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द नीड, एज पर द डिमांड, एज पर द सिचुएशन। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की, तो ये रिजिड होते हैं। रिजिड यानी कि इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, चेंज पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह के प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं आपको उसी तरह से उन्हें अप्लाई करना है। ठीक है, समझे। इसके बाद मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होते हैं। ओके, ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। बट अगर हम बात करते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की, तो ये हम अप्लाई करते हैं इन दी स्टैटिक मैनर, यानी कि जिस तरह से प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं उसको उसी तरह से अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल होता है या लॉ होता है, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वो जिस तरह का एक प्रिंसिपल या लॉ बन चुका है उसी तरह से अप्लाई होगा, उसमें आपको चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये बोलता है कि अगर आप कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकते हो तो वापस नीचे आती है। तो वो उस तरह का एक प्रिंसिपल, एक इस तरह का लॉ बन चुका है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाई होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, लोगों पे अप्लाई करते हो। बट अगर हम प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। आप इन्हें लैब्स में टेस्ट करते हो, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद जाके प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, हमें टेक्निक्स भी पढ़नी है। तो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स आर दी गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। अभी हमने पढ़ा कि गाइडलाइंस है, ये आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, बताएंगे क्या करना है। ओके, बट अगर मैं बात करती हूँ टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, द मेथड्स विच इन्वॉल्व स्टेप्स टू बी टेकन टू अटेन गोल्स। वो प्रॉपर मेथड्स बताते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड हमें फॉलो करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि क्या काम करना है, बट किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो कौन बताएगा, टेक्निक बताएगी। ठीक है, तो कैसे करना है ये हम पढ़ते हैं टेक्निक में। ओके, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं बट टेक्निक्स रिजिडिटी है, वहां पे रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। दोनों में अंतर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं एक्शन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। और वैल्यूज क्या होती हैं, द रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में एक पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है,
क्या उसका वैल्यू सिस्टम है, क्या उसका बिलीफ सिस्टम है, वो सब किस में आता है, वैल्यूज में आता है। ओके, प्रिंसिपल्स टेक्निकल होते हैं इन नेचर, बट अगर हम वैल्यूज की बात करें तो दे आर एथिकल इन नेचर, कि क्या चीज सही है सोसाइटी में, क्या चीज गलत है, वो कौन बताता है, आपकी वैल्यूज। ओके, ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि नेचर या फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, की क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि प्रिंसिपल्स जो हैं, जितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, हर टाइप के बिजनेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको परवेसिवनेस देखने के लिए मिलती है। हमें पता है कि मैनेजमेंट जब हर जगह अप्लाई होता है, ये हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो जितने प्रिंसिपल्स हैं वो भी हर जगह अप्लाई होते हैं, बस किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लो, एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब डिसिप्लिन हर जगह रिक्वायर्ड है, हम स्कूल्स में भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कॉलेज में भी मेंटेन करते हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ऑफिस में, वहां पे भी डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन तो हर जगह है, बट किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो डिफर करेगा। स्कूल में अलग तरह का डिसिप्लिन फॉलो होता है, कॉलेजेस में आके अलग तरह का डिसिप्लिन होता है, बट डिसिप्लिन तो है, हर जगह डिसिप्लिन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है जनरल गाइडलाइंस। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, कि किसी प्रॉब्लम के लिए कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं देते। ओके, देन आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जितने प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट थ्योरिस्ट या फिर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जाके ये प्रिंसिपल्स फॉर्म करे। ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, आप इन्हें मॉडिफाई करते हो, चेंजेस कर सकते हो एज पर द नीड, एज पर द डिमांड, राइट। देन इसके बाद आता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेनली बिहेवियरल, यानी कि हमें पता है कि जितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं, लोगों पे अप्लाई करते हो, अपने वर्कर्स पे अप्लाई करते हो। तो आप इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हो। ठीक है, और लास्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि एक प्रिंसिपल को जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे हमें क्या इफेक्ट देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे कि एक प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। तो डिविजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। तो कॉज क्या है कि हमें काम को डिवाइड करना है, और स्पेशलाइजेशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन बोलता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें अच्छे से फॉलो करना है, तो वो क्या है, कॉज है। और उससे इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करते हो तो हमें हमारे वर्कर्स में एफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगी, तो वो क्या है, इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या लाइकली इफेक्ट है, वो होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे फीचर्स या फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि जब ये मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो वो उससे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं जिसको आप अपनी रियल लाइफ, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प आपको मिलती है। ठीक है, दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फोकस करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें, किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो, ठीक है, डुप्लीकेशन ना हो पाए। तो वो क्या होगा कि अगर आपके प्रिंसिपल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा रहता है। ठीक है, देन आता है साइंटिफिक डिसीजंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस को हेल्प करता है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। ठीक है, जो कि पार्शियलिटी या बायसनेस से फ्री होंगे। ओके, प्योरली आपके जजमेंट पे बेस्ड होंगे, साइंटिफिक डिसीजंस होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। हमें पता है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी डायनामिक है,
उनको भी आप एज पर द नीड चेंज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में, ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझ सकते हो आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। ओके, देन इसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि एक हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने ही वर्कर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी बेसिस पे, चाहे सेक्स, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी रखनी है। तो वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी पूरी कर रहे हो, ठीक है, हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रहे, तो वहां से आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सकते हो। ओके, इसके बाद लास्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ऑफ कोर्स ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अभी आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, आगे जाके ग्रेजुएशन लेवल पे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाता है, तो वो आपको हेल्प करता है प्रॉपर ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, रिसर्च वर्क में, ठीक है। तो बहुत सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता है इस चैप्टर में हमें दो लोगों ने, बहुत ही फेमस लोग हैं जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे FW टेलर के बारे में, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस्ड प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब सबसे पहली चीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आप काम जो कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिकली करो, ठीक है, साइंस को अप्लाई करो, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन, कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको काम करना क्या है, एंड डिवाइजिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, और आप वेज ढूंढ रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हो ताकि हम उस काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो इन 1911, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो, FW टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें दिया। It suggests that work should be done according to standardized techniques and tools and with the help of specialized personnel. Okay, scientific management improves the effectiveness and efficiency of work. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। ओके, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे कौन। तो ही वॉज अ अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और इनका जो फोकस था वो था कि हम किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे वर्क कर सकें, ठीक है। जो शॉप फ्लोर वर्कर्स हैं, किस तरह से हम जो इंडस्ट्रियल लेवल पे वर्कर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम कर सकें, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पे इनका फोकस था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। बाकी जो और इनको आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप NCERT रेफर करना, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कितने प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, या फिर FW टेलर ने क्या प्रिंसिपल हमें दिए। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए साइंस अप्लाई करो, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके आपको काम करना है, ठीक है। हमें रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि कोई सुनी सुनाई बात है, आप उसी को अप्लाई कर रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई पर्टिकुलर मेथड को यूज करके काम किया तो आप भी वही मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो हमें रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना है, ठीक है। हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच को इग्नोर करना है, हमें साइंस अप्लाई करनी है, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हार्मनी होनी चाहिए और डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो टेलर का मानना यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हार्मनी हो, विद पीस ये लोग काम करें, दोनों को एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझना है। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में जो फोकस किया गया था वो किया गया था एटीट्यूड पे।
वर्कर्स और मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चलें, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझना है और फिर काम करना है। वो क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे हमने किस पे फोकस किया है? एटीट्यूड पे, आपके माइंड सेट पे, आपके बिहेवियर पे। ओके, देन आता है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, जो कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपने माइंडसेट पे तो वर्क कर लिया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने बोला कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, बट आपको काम भी मिलके करना है, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये बोलता है कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे काम ना करें, वो सिर्फ अपने बारे में ना सोच के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके चलें, विद कोऑपरेशन काम करना है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन को हमें इग्नोर करना है, कंपटीशन को इग्नोर करना है, कंपटीशन को रिप्लेस करना है किससे? कोऑपरेशन से, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एंड प्रोस्पेरिटी, ये प्रिंसिपल बोलता है सीधा सीधा कि जो वर्कर्स हैं हम उनकी डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको किस तरह से और स्किलफुल बना सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज कि जब भी आप एक वर्कर को, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो तो साइंटिफिकली उसे सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको काम दो उसकी क्वालिफिकेशन या फिर उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो पर्सन जिस चीज में एक्सपर्ट है आप उसको उसके अकॉर्डिंगली काम दो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ट्रेनिंग देनी है। चाहे वो आपके नए एम्प्लॉयज हो चाहे पुराने एम्प्लॉयज हो, सबको ट्रेनिंग देनी है ताकि उनका करियर एडवांसमेंट हो पाए, ठीक है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो पाए और उससे आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल में जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, तो चार प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसमें हमने बोला कि हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है, रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना है, ठीक है। दूसरा आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो कि ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी के साथ काम करना है, मिलके काम करना है, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ठीक है। तीसरा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल ये बोलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सब लोग कोऑपरेशन के साथ काम करें, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, और लास्ट मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, जो कि बोलता है कि हमें एक एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली उसे काम देना है, प्लस हमें उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के चार प्रिंसिपल्स। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि टेक्निक्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स अलग हैं, प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि हमें क्या काम करना है, टेक्निक्स आपको बताएंगी किस तरह से करना है। तो F.W. टेलर ने ही चार टेक्निक्स भी दी हैं जो कि आपको समझनी है। सबसे पहले आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? देखिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक ये बोलता है कि जो एक वर्कर है वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, हर एक फील्ड की उसका नॉलेज नहीं हो सकती है। तो इस टेक्निक में हमें ये बोला गया है कि हमें एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस रखने हैं, ठीक है, 8 सुपीरियर्स रखने हैं। ओके, वो सुपीरियर अपने अपने वर्क में, अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर वर्कर को गाइड करेंगे और ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप यही है। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या किया है कि टेलर ने उन 8 बॉस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। एक आता है प्लानिंग, प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा होता है प्रोडक्शन या फिर एग्जीक्यूशन इंचार्ज, ठीक है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, हो सकता है कुछ लोग प्लानिंग में अच्छे हो, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग क्रिएटिविटी या प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन में ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करा। प्लानिंग के अंदर भी 4 लोग आएंगे और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 लोग आएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर 4 लोग आएंगे हमारे, प्रोडक्शन में भी 4 आएंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला आता है डिसिप्लिनेरियन, ठीक है।
देन आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ओके। फिर आता है रूट क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ओके। ये हो गए प्लानिंग में। प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन में भी 4 लोग आएंगे। सबसे पहला स्पीड बॉस, ओके। फिर आता है हमारा रिपेयर बॉस, गैंग बॉस एंड इंस्पेक्टर, ओके। और इन सबके नीचे कौन आएगा? हमारा वर्कर, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है वर्कर। ये हो गया हमारा डायग्राम फंक्शनल फॉरमैनशिप का, ठीक है। प्लानिंग में भी 4 लोग हैं और प्रोडक्शन में भी 4 लोग हैं। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमें इन पर्टिकुलर 8 लोगों के फंक्शंस बताने होते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि देखिए, जो डिसिप्लिनेरियन है उसका काम क्या होगा? आपको नेम ही बता रहा है। डिसिप्लिनेरियन का काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना। वो किसका काम है? डिसिप्लिनेरियन का, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन का, ओके। दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क अगेन आपको नेम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम करना है, कितना करना है। उसके रिगार्डिंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी गाइडलाइंस हैं, वो कौन देगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। देन आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बोलता है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा। आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है तो क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो वो कौन बताता है? हमारा रूट क्लर्क। ये पूरा का पूरा रूट आपको डिफाइन करता है, ठीक है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का सीधा सीधा काम ये है कि वो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है, स्टैंडर्ड टाइम, कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। और जो कॉस्ट क्लर्क है, कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? वो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है कि अगर आप कुछ भी सामान बना रहे हो, कोई भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा, हम उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉस्ट मेंटेन करने का काम, कॉस्ट शीट बनाने का काम किसका है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का, ठीक है। ये हो गया हमारे प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले डिसिप्लिनेरियन, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा आता है रूट क्लर्क और फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ओके। इसके बाद अगर हम चलते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज पे, तो प्रोडक्शन इंचार्ज में भी अगेन 4 लोग हैं। सबसे पहला स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस का काम है कि वो स्पीडली काम करे, ठीक है। वो चेक करता है कि जितना भी काम है क्या वो स्पीड प्रॉपर स्पीड में हो रहा है, ठीक है। हमने टाइम तो सेट कर दिया बट आपको स्पीड भी तो मेंटेन करनी है, तो वो किसका काम है? स्पीड बॉस का, ठीक। देन आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? रिपेयर बॉस बेसिकली अगर कुछ भी मशीन्स या टूल्स खराब हो जाते हैं तो उनको वर्किंग कंडीशन में वो मशीन्स हैं भी या नहीं, वो कौन चेक करता है? रिपेयर बॉस, ठीक है। जितनी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए, वो किसका काम है? रिपेयर बॉस का, ठीक है। तो ये चेक करता है वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स, ओके। देन गैंग बॉस। तो गैंग बॉस का काम है कि प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए जितने भी टूल्स या रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अरेंज करने का काम किसका होता है? गैंग बॉस का, ओके। तो ये करता है अरेंज, टूल्स, मशीन्स अरेंज करता है, ठीक है। देन आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी कि बेसिकली इंस्पेक्टर क्या करेगा? वो क्वालिटी चेक करता है कि क्वालिटी आपकी ठीक है या नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, प्रॉपर क्वालिटी में सब कुछ काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो वो क्वालिटी चेक करने का काम किसका होता है? इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप का फ्लो चार्ट बनता है। सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में भी 4 लोग हैं, उनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताया। और प्रोडक्शन में भी 4 लोग हैं जिनके हमने फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इन सबके नीचे आता है वर्कर जो कि इन सबके ऑर्डर्स को फॉलो करता है, ओके। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक्निक जो कि है फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करो कि ये पर्टिकुलर साइज होगा, ये पर्टिकुलर फीचर्स होंगे, किस कलर में आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आप
अपनी हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं चार्जर्स का। ठीक है, जो फोन के चार्जर होते हैं, तो मान लो मेरे पास एक चार्जर है, हो सकता है कि वही चार्जर मैं किसी और मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए यूज कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, कोई और कंपनी का फोन है बट वो भी एक सेम चार्जर से चार्ज हो जाता है कई बार, तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, कि उन्होंने सबका साइज सिमिलर बनाया है, सेम डिजाइन बनाया है, जिससे सभी फोन चार्ज हो रहे हैं। ओके, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेल का। ठीक है, एक ही सेल है, वो रिमोट में भी यूज हो सकती है, वो हम लोग घड़ियों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैमरा में भी कई बार यूज हो जाती है। तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, कि आपने सेम डिजाइन बनाया है जिससे आपका कॉस्ट भी कम आएगा, सेम डिजाइन बना दिया है, सेम उसका मटेरियल आपने यूज करा है, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इसके बाद दूसरी चीज आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आप जितनी भी अननेसेसरी प्रोडक्शन कर रहे हो उसे हमें कट ऑफ करना है। ठीक है, कट ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्शन या फिर वैरायटी, है ना। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वैरायटी या पर्टिकुलर साइज ऑफ प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड ही ना हो। ठीक है, लोग खरीदते ही ना हो, तो आपको उसकी प्रोडक्शन को बंद कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, आपका टाइम सेव होगा, है ना। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बना रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, उसका फालतू में अपने गोडाउन में रखोगे, तो आपका गोडाउन का खर्चा भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमने अपने अननेसेसरी प्रोडक्शन को कट ऑफ कर देना है, एलिमिनेट करना है। दैट इज सिंप्लीफिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बोलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, आप उनको अलग अलग पे करो, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हमें पे नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि कौन से लोग एफिशिएंट हैं और कौन से इनएफिशिएंट हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करा है। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर देती हूँ मैं, मान लो 100 यूनिट्स। ठीक है, कि 100 यूनिट्स बनानी है। अब अगर आप 100 से ज्यादा बनाते हो, मोर देन 100, तो आपको पर यूनिट कितना मिलेगा, या फिर इधर 50 कर लो। ठीक है, इधर हम 50 करते हैं। अगर आप मोर देन 50 प्रोड्यूस कर देते हो, तो आपको पर यूनिट 100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लेस देन 50 बनाते हो, तो आपको पर यूनिट 80 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करा है 50 यूनिट्स। अगर आप 50 से ज्यादा बनाते हो तो 100 रुपए पर यूनिट मिलेगा, और अगर आप 50 से कम बनाते हो तो 80 रुपए पर यूनिट मिलेगा। ओके, अब सपोज दो लोग हैं, एक है हमारा टॉम, ठीक है, और एक है चेरी। ठीक है, टॉम एंड चेरी। तो मान लीजिए टॉम ने प्रोड्यूस करी है 60 यूनिट्स और चेरी ने प्रोड्यूस करी है 40 यूनिट्स। ओके, टॉम ने 50 से ज्यादा प्रोड्यूस कर दी तो उसे पर यूनिट 100 रुपए मिलेंगे, तो 60 × 100 यानी कि 6,000। ओके, और अगर हम चेरी की बात करें तो 50 से कम प्रोड्यूस करी है, तो 40 × 80 यानी कि कितना, 3200। तो यही है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉयज में देखो कि कौन से लोग एफिशिएंट हैं और कौन से इनएफिशिएंट हैं, और फिर उन्हें उनके अकॉर्डिंगली पे करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे दोनों ही कैटेगरी के लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। कैसे, देखिए, जो अभी चेरी है वो कम प्रोडक्शन कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट से उसने कम बनाया है, तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा कि मैं भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाऊं। ठीक है, और टॉम जो ऑलरेडी ज्यादा बना रहा है, वो अगली बार और ट्राई करेगा कि मैं और ज्यादा प्रोडक्शन करूं ताकि मैं और ज्यादा अर्निंग कर पाऊं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये दोनों ही कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। ओके, ठीक है, इसके बाद लास्ट आती है टेक्निक वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में आपको चार चीजें पढ़नी है। MMTF, MMTF क्या है? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी ये बोलता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, वन बेस्ट मेथड, वन बेस्ट मेथड, जिसको आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो।
ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर काम करना है। ठीक है, दूसरा आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ये बोलता है कि आप देखो कि आपके जो वर्कर्स हैं उनकी कौन सी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट्स की। ठीक है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी कि जो कि आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है, अनप्रोडक्टिव जो कि आपके बिजनेस को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। मान लो, एग्जांपल लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए, और ये मार्केट गए रॉ मटेरियल लाने के लिए। ठीक है, अब रॉ मटेरियल लेने के लिए गए तो वो जो उनकी पर्टिकुलर मूवमेंट है वो बिजनेस को हेल्प करेगा। रॉ मटेरियल लेके आएंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लेने गए वो तो प्रोडक्टिव मूवमेंट है, लेकिन मिस्टर ए को रास्ते में उनके कोई फ्रेंड मिल गए पुराने, मिस्टर बी। ठीक है, और मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ बातें करने लग गए और उसमें कब 1 घंटा निकल गया नहीं पता ही नहीं चला। ठीक है, 1 घंटा निकल गया, ये दोनों घूमने भी चले गए मार्केट में ही। तो वो क्या है, वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है क्योंकि वो आपके बिजनेस को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक मैनेजर को यही आइडेंटिफाई करना है, एक मैनेजर को यही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि एक वर्कर की कौन सी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं और कौन सी अनप्रोडक्टिव हैं। हमें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, ओके। फिर लास्ट आता है सॉरी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलता है, टाइम स्टडी सिंपली ये बोल रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम हमें चाहिए होगा, कितने टाइम में वो काम हो जाएगा, और उस टाइम के अकॉर्डिंगली लोगों को पे करना है। ठीक है, वो किस में आता है हमारे पास, टाइम स्टडी में। ठीक है, फिर लास्ट आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है, फटीग स्टडी ये बोलता है कि जब भी एक वर्कर काम करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो टायर्ड फील करेगा, थक जाएगा, तो उसको रेस्ट भी तो देना जरूरी है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्ट की, रेस्ट इंटरवल्स की। इसमें बेसिकली आपको 3 चीजें देखनी होती हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 चीजें क्या क्या है हमारे पास। फटीग स्टडी में आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि हम कितने ब्रेक्स देंगे अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय पूरे दिन काम कर रहा है तो उसको रेस्ट भी तो देना जरूरी है, तो हम कितने रेस्ट इंटरवल देंगे, कितने ब्रेक्स देंगे, या तो ये लिख दो। ठीक है, कितने ब्रेक्स, ओके, कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद, और कितनी ड्यूरेशन का। ठीक है, आपको 3 चीजें समझनी है फटीग स्टडी में। सबसे पहली चीज कि हम कितने ब्रेक्स देंगे एक एम्प्लॉय को पूरे दिन में। ठीक है, वो एक ब्रेक कितनी ड्यूरेशन का होगा और कितने टाइम के बाद हमें ब्रेक देना है। ओके, ये सब देखते हैं हम अपने फटीग स्टडी में। ओके, इससे क्या होगा, जब एक वर्कर रेस्ट कर लेगा तो उसके बाद जब वो काम करेगा तो बहुत प्रोडक्टिवली काम करेगा। ठीक है, फुल एफिशिएंसी, फुल इफेक्टिवनेस के साथ वो काम करेगा। ओके, तो ये सब हम देखते हैं अपनी फटीग स्टडी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन ले लिया कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स रिवाइज करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम हेनरी फ्योल के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं उनका कंप्लीट रिविजन करेंगे। बाकी अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में समझना है, अभी तो हमने ऊपर ऊपर से चीजें समझी हैं, एक रिविजन करा है, बट अगर आपको डिटेल में समझना है तो पूरा चैप्टर अपलोडेड है चैनल पे, आप चेक कर सकते हो और वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।